हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। इस वीडियो में उत्तराखंड वन दौरा के लिए साइंस का 5th मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिसमें हम कुल 25 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री से संबंधित प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो के एंड में अपने मार्क्स को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक जो भी क्वेश्चन है ये वन दरोगा में पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन है, कौन सा जलीय पौधा बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है? विच प्लांट नोन इज द टेरर ऑफ बंगाल? तो देखिए काफी लॉजिकल क्वेश्चन है ये। यूके ट्रिपल एससी ने काफी लॉजिकल क्वेश्चन पूछा था। बंगाल के आतंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जलकुंभी को जाना जाता है, यानी कि वाटर हायासिंथ को जाना जाता है। जो वाटर हायासिंथ होता है इसको हम बंगाल का आतंक क्यों बोलते हैं? देखिए पहले ये दिखता कैसे है, ये इस प्रकार का कुछ दिखता है। आपने देखा होगा जो वाटर बॉडीज होती है, तालाब हो गया, वहां पे बहुत ज्यादा खिले रहते हैं। ओके, अब आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मैंने आपको कई बार बताया। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि कोई वाटर बॉडी होती है, जैसे तालाब हो गया, तो उसमें जो एल्गी होता है, शैवाल होते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में उसमें हो जाते हैं। अब बहुत अधिक मात्रा होने से क्या करते हैं, वो जो वाटर बॉडी है उसमें जो भी ऑक्सीजन होता है उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है, जो उसमें जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ जाती है और एट द एंड वो सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसको बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। तो जो ये जलकुंभी है, वाटर हायासिंथ है, ये पौधा भी सेम उसी प्रकार का काम करता है, यूट्रोफिकेशन का ही काम करता है। ये भी बहुत अधिक मात्रा में प्रजनन करते हैं और पूरे जो वाटर बॉडी होता है उसमें फैल जाते हैं। उसके बाद ये जितना भी ऑक्सीजन होता है वो सब ग्रहण कर लेते हैं और फिर इसके अंदर जितने भी जीव जंतु हो गए, मेनली मछलियां, फिश, तो जो भी फिश होगी वो सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब बंगाल में बंगालियों को क्या चाहिए? मच्छी भात चाहिए, मच्छी और भात चाहिए। अब मच्छी तो मर गए सब, क्यों? क्योंकि ये कुछ ज्यादा मात्रा में हो गए, इन्होंने ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया और मछलियां फिर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो मर गए। तो इस कारण मछलियों की मृत्यु हो जाती है और इस पौधे को फिर बंगाल का आतंक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द थिन लेयर एट द एंड ऑफ द ऑडेटरी कैनाल कॉल्ड? ऑडेटरी कैनाल के एंड में एक थिन लेयर पाई जाती है, उसका नाम क्या है? तो ह्यूमन एयर से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको अच्छे से इसे रेडी कर लेना है। ये ह्यूमन एयर है, मैं आपको बता चुका हूँ 2-3 बार, और साउंड वाले चैप्टर मैंने आपको और अच्छे से बताया हुआ है। देखिए ये ऑडेटरी कैनाल ये हुआ। ऑडेटरी कैनाल के लास्ट में यहाँ पे एक थिन लेयर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर ड्रम बोलते हैं। एयर ड्रम बोलते हैं, और इसी एयर ड्रम का दूसरा नाम होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एयर ड्रम का दूसरा ही नाम होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑडेटरी कैनाल के एंड में एक थिन लेयर पाई जाती है, पतली झिल्ली पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एयर ड्रम बोलते हैं। अब एयर ड्रम तो है नहीं ऑप्शन में, उसका एयर ड्रम का दूसरा नाम क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक द नेशनल पार्क लोकेटेड इन गुजरात। गुजरात में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो अगर इन ऑप्शन में हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी, वेलावदर ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में स्थित है। बाकी जो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन, ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। न्योरी वैली ये कहाँ है, ये भी वेस्ट बंगाल में। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। ओके, तो बाकी जो 3 ऑप्शन है ये वेस्ट बंगाल के, और जो ऑप्शन नंबर सी है वेलावदर ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इंपॉर्टेंट टू मेक स्मॉल चेक डैम्स अक्रॉस द फ्लडेड गलीज? बाढ़ से प्रभावित अवनालों में छोटे छोटे रोकथाम बांध बनाना महत्वपूर्ण क्यों है? चेक डैम से क्वेश्चन है, चेक डैम आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वन दरोगा बनने के बाद आपको चेक डैम ही बनवाना है। चेक डैम बनाने का भी काम मिलता है आपको, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है एक वन दरोगा, ये पता होना चाहिए आपको चेक डैम होता क्या। चेक डैम देखिए, जैसे कोई नदी है, नदी में जो धारा का प्रवाह है वो काफी तेज होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, चेक डैम बना देते हैं। चेक डैम यानी कि एक छोटा सा डैम बना देते हैं। इससे क्या होगा, डैम बनाने से इसकी गति को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इसकी गति को कंट्रोल कर लेंगे तो क्या होगा, जो मिट्टी का कटाव हो रहा था पहले, तेज गति से क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है, मृदा अपरदन होता है, और फिर साइड में जो जंगल होते हैं या फिर वृक्ष होते हैं उनको भी काट के ले जा लेती है नदी। तो इस सब से बचने के लिए चेक डैम बना देते हैं। चेक डैम का उद्देश्य ये होता है कि इसकी धारा की जो गति है इसको कंट्रोल करना।
धारा की गति कंट्रोल करेंगे हम तो मृदा अपरदन रुक जाएगा। फिर दूसरा, इधर भी पानी भी स्टोर हो जाएगा, और पानी इधर स्टोर हो गया तो इसका हम बहुत सारे यूज ले सकते हैं, जैसे इसको हम सिंचाई के लिए, कृषि में सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, या जंगलों में पेड़ों की सिंचाई के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है चेक डैम। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है, होल्ड वाटर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका ए है कि हम पानी को एक तो रोकते हैं और दूसरा हम मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं इससे चेक डैम बना के। और भी ऑप्शन देखिए, प्रिवेंट पॉल्यूशन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। टू इंक्रीज प्रेसिपिटेशन, वर्षा की दर बढ़ती है इससे, नहीं वर्षा अब नहीं। टू अट्रैक्ट वाइल्ड लाइफ को नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। एक समान आणविक सूत्र वाले लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक को क्या कहा जाता है? ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो एक जैसे हैं लेकिन उनकी संरचना अलग अलग, तो इनको क्या बोला जाता है? आइसोमर बोला जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। अब देखिए जैसे ये है, ऊपर देखिए ब्यूटेन है, ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C4H10 ब्यूटेन। और एक होता है मिथाइल प्रोपेन, इसका भी देखिए आणविक सूत्र क्या है? C4H10, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर देखिए अलग है। स्ट्रक्चर दोनों का अगर हम देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। इसी प्रकार देखिए हेक्सेन है, हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H14, और 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 होता है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग। तो ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है? आइसोमर्स कहा जाता है, स्ट्रक्चर आइसोमर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, इसके साथ साथ आपको ये तीन चीज भी पता होना चाहिए कि आइसोटॉप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है। तो आइसोटॉप एटम ऑफ सेम एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट होगा, जैसे मान के चलते हैं हाइड्रोजन है, एलिमेंट एक ही हाइड्रोजन, विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो सेम होगी पर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होगी। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप पाए जाते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ओके, और इसके एग्जांपल देखें तो कार्बन हो गया, कार्बन 12 और कार्बन 14, ये दोनों क्या इसके आइसोटॉप्स हो गए। अगर इसमें आप देखोगे तो दोनों में 6-6 प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन की बात करें तो 12 वाले में 6 न्यूट्रॉन है जबकि 14 वाले में 8 न्यूट्रॉन है। ओके, तो न्यूट्रॉनों की एक संख्या अगर अलग है, प्रोटॉनों की संख्या समान है, एक ही एलिमेंट की बात हो रही है, तो उसको बोलते हैं आइसोटॉप। आइसोबार किनको बोला जाता है? आइसोबार उन एलिमेंट को बोला जाता है जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग हो सकते हैं लेकिन परमाणु भार एक जैसे होते हैं। आर्गन का देखिए परमाणु भार कितना है? 40 है। कैल्शियम का कितना है? 40 है। इन दोनों के परमाणु भार सेम हो गए, लेकिन इनका हम परमाणु क्रमांक देखें तो आर्गन का कितना होता है? 18 होता है, और कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। तो जिनके परमाणु भार बराबर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? आइसोबार बोला जाता है। फिर एक होता है आइसोटोन्स, ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उनको बोला जाता है आइसोटोन्स, जैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 15। अगर इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या देखें तो कितना है? 8, दोनों में 8 न्यूट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन इसमें अलग अलग है, एक में 6 प्रोटॉन और एक में 7 प्रोटॉन। ठीक, तो ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द वाटर हार्वेस्टिंग डैम लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित वाटर हार्वेस्टिंग डैम का नाम बताना है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सोमाशिला रिजर्वायर। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और बाकी जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, मैथन कहाँ पे? झारखंड में। तेनुघाट रिजर्वायर, ये भी कहाँ है? झारखंड में है। फिर पंचेत भी कहाँ है? झारखंड में। बाकी जो 3 ऑप्शन है ये सब कहाँ है? झारखंड में। और सोमाशिला सिर्फ कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। विषाणु जनित रोग कौन सा है निम्नलिखित में से? तो ये तो मैंने आपको एक ही ट्रिक बताया था, और ये ट्रिक आपको याद हो जानी चाहिए। अभी तक मैंने बोला था जहां पे भी मोजैक दिख जाए, मोजैक, तो वो हमेशा वायरस से ही होता है, वायरस से ही होने, या फिर वायरल डिजीज होता है मोजैक। जहां पे भी मोजैक दिख जाए आंख बंद करके टिक मार दो वायरस पे, ये वायरस से ही होता है मोजैक डिजीज। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड। भारत में किस राज्य में आर्द्र भूमि का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां पर है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर टाइम के हिसाब से बदलता रहता है, क्योंकि वेटलैंडों की संख्या देश में बदलती रहती है। हर दूसरे महीने, हर महीने एक ना एक नया वेटलैंड आ ही जाता है। तो ये क्वेश्चन जो यूके ट्रिपल ने पूछा, इसका कोई मतलब था नहीं, क्योंकि वेटलैंडों की संख्या बदलती रहती है, एरिया भी बदलता रहता है। फिर भी आपको याद कर लेना है, यूके ट्रिपल से कुछ भी पूछ सकता है। ये टॉप के आपको 4 तो याद कर ही लेना है। अभी अगर करंटली हम ये मार्च का डेटा है,
मार्च 2025 तक में सबसे टॉप पे वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा एरिया वाइज देखें तो वेटलैंड है, और सबसे बड़ा वेटलैंड भी यहीं पाया जाता है। कौन सा, क्या नाम है उसका, सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा है जो, ये वेटलैंड साइड है जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है देश का। ओके, फिर दूसरे नंबर पे ओडिशा है, तीसरे पे तमिलनाडु और चौथे पे केरला। ओके, अब देखिए ऑप्शन में हमने देखा टॉप पे क्या था, वेस्ट बंगाल, दूसरे पे था उड़ीसा, और उड़ीसा हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर द खादीन एंड नाड़ी वाटर हार्वेस्टिंग मेथड फाउंड। खादीन और नाड़ी जल संचय विधियां कहाँ पाई जाती है? तो वाटर हार्वेस्टिंग आपको जरूर पक्का करके जाना है, 100% है, यहाँ क्वेश्चन आएगा। इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी इस चैनल पे, उसको देख सकते हैं, उसमें सब बताया गया। तो खादीन और नाड़ी कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फिजिक्स से, यदि एक गेंद को जमीन के स्तर से 25 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह गेंद कितनी ऊंचाई तक उठेगी? एक बिल्डिंग है 25 मीटर की, इसके छत से एक गेंद को फेंक रहे हैं हम ऊपर, तो बोला गया कि इसकी हाइट बताओ कितने ऊपर तक जाएगी, ये बताना है हमको हाइट। तो इसमें लगा देते हैं गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस क्या होता है? जहां पे ये जो दूरी होती है जो हमें निकालना है वही है एस। ओके, विस्थापन। अब देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी हम कोई चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, जब भी हम किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो u तो रहेगा, उसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो रहेगी, लेकिन उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा। ऊपर पहुंच के एक मैक्स बिंदु पर पहुंच जाएगा ये, उसके बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर ये नीचे गिरने लग जाएगा। तो मैक्सिमम पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो v की वैल्यू तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, v की वैल्यू जीरो। तो u की वैल्यू इसने दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, 20 का स्क्वायर रखते, 2 इंटू ए की वैल्यू दे रखा है इसने। ए की वैल्यू कितनी है? त्वरण कितना है? 10 है। अब देखिए ये उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, यानी ये नीचे की साइड लग रहा है ना, इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, इसलिए इसको माइनस ले लिया, और एस तो हमको निकालना है तो एस रख देते हैं ऐसे। इसको सॉल्व करते हैं, 0 इज इक्वल टू 400 माइनस 20 इंटू एस। 20s को उधर ले जा लेता हूं मैं, तो ये 20s इज इक्वल टू 400। इसको काट लेते हैं, ये कितनी बार में जाएगा? 20 बार में। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर, और यही हमारा राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर डी में। अब ये जो नीचे दे रखा था इसने कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर फेंकते, तो ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये ऐसे पूछता कि जमीन से, ठीक है, जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तब इसमें 25 जोड़ते हैं हम, लेकिन इसने सिर्फ पूछा कि कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो जब छत से ऊपर फेंकेंगे हम तो कितनी जाएगी? 20 मीटर की ऊंचाई पे जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन अपॉन हीटिंग फेरस सल्फेट। क्लास 10 से ये क्वेश्चन है। फेरस सल्फेट हमने 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, Fe2SO4.7H2। जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हम गर्म करते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है थ्योरी क्लासेस में, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हम जब गर्म करते हैं तो ये टूट जाएगा, Fe2SO4 प्लस 7H2O में टूट जाएगा, मतलब जो इसका जल वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा। फिर इसको फिर दोबारा हम गर्म करते हैं, यानी Fe2SO4 को हम दोबारा गर्म करते हैं, तो ये टूटता है Fe2O3 में, फेरिक ऑक्साइड में, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो ये इसमें ये टूट जाता है। फेरस सल्फेट को जब हम दोबारा गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। ओके, इक्वेशंस आपको पता होने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सोडियम कार्बोनेट। ये एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर है, वहां से पूछा गया है। वहां पे आपको कुछ ही सॉल्ट मिलेंगे, तो जितने भी सॉल्ट मिलेंगे आपको, लवण मिलेंगे, सबको आपको याद करना है। मैंने आपको बोला भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताया उसमें भी मैंने ये लिखा हुआ है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं, चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, सोडियम कार्बोनेट, ये सब हो गए, सब है आपके सिलेबस में क्लास 10th में। इन सबके केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजेस सब आपको पता होने चाहिए। तो देखिए यूजेस से क्वेश्चन पूछा गया सोडियम कार्बोनेट के, तो सोडियम कार्बोनेट का कौन सा यूज नहीं है ये पूछा गया। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। तो इसका यूज हम ग्लास, पेपर और सोप इंडस्ट्री में तो करते ही हैं, तो ये कट हो गया, हमें गलत बताना है।
दूसरा देखिए सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। बोरैक्स बनाने में भी करते हैं ये हम सोडियम का, तो ये भी कट हो गया। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट इज यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टोमक, तो ये गलत हो गया, गलत ही बताना है हमको, तो ये हमारा राइट आंसर है। सोडियम कार्बोनेट का यूज हम नहीं करते, जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम सोडियम कार्बोनेट का यूज नहीं करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, देखता हूँ कितनों को पता है। फिर ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, तो सोडियम कार्बोनेट का तो हम करते हैं साबुन और सरफ बनाने में करते हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनिज्म सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। कोशिका का कौन सा अंगक कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? तो ट्रांसपोर्ट कौन करता है सेल में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर मिक्स्ड विद आयरन टू गेट स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए कौन सी धातु को मिलाते हैं? ओके, तो ये जो टेबल है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टेबल, यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ब्रास यानी कि पीतल, पीतल कैसे बनता है? कॉपर और जिंक को मिला देंगे तो पीतल बन जाएगा। ब्रॉन्ज यानी कांसा, कांसा कैसे बनता है? कॉपर और टिन को मिला के। फिर जर्मन सिल्वर भी पूछा जाता है, कॉपर, जिंक और निकिल को मिला के। मैं मेन बता देता हूँ, गन मेटल हो गया, सोल्डर हो गया, लेड और टिन को मिला के। टाइप मेटल हो गया, जो जितने भी बुक्स छपते हैं तो उसमें जो इंक का काम करता है, टाइपिंग के लिए जो यूज करते हैं, वो किसका यूज करते हैं? हम टाइप मेटल का यूज करते हैं। बेल मेटल यानी जिनसे घंटियां बनाई जाती है, कॉपर और टिन। फिर स्टेनलेस स्टील जो क्वेश्चन में पूछा गया है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है और कार्बन होता है। ओके, इनका उपयोग करके हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। तो देखिए किस किस का निकिल है, इसमें क्रोमियम है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। निकिल, क्रोमियम और कार्बन की भी थोड़ी सी मात्रा इसमें मिलाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट अपॉन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू। अब आपने ये क्वेश्चन तो बहुत बार पढ़ा होगा कि सॉलिड CO2 डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसने पूछा है कि ऊर्ध्वपातन तो होता है, यानी कि जो सब्लिमेशन की क्रिया होती है, सॉलिड से सीधा ये गैस बन जाता है, लेकिन ये गैस बनता कब है? जब प्रेशर को हम कितना घटाते हैं, ये पूछा गया। प्रेशर को कहां तक हम घटाते हैं कि ये ठोस से सीधा गैस बन जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जब हम प्रेशर को एक एटमॉस्फेरिक लेवल तक लेके आ जाते हैं, तो जो सॉलिड CO2 होता है वो सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है, यानी उसका सब्लिमेशन हो जाता है। ओके, तो ये याद रखना है, उसके प्रेशर को हम कहां तक घटाते हैं? एक एटमॉस्फेरिक तक घटाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बॉडी टू रिलीज इनटू द। जो ब्लड है वो हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आता है, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर वो लंग पे लाता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा के उसमें ऑक्सीजन मिलाता है, फिर वापस ये सर्कुलेट कर देता है। ये पूछा गया है कि किसके पास लाता है ये। देखिए एक बार पहले सर्कुलेशन सिस्टम समझिए, ये लंग हो गया, फेफड़े हो गए। फेफड़े से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके कौन जाता है? पल्मोनरी वेन लेके जाता है। पल्मोनरी वेन लेके गया और ये कहाँ लेके जाएगा? यहाँ पे हार्ट में ले जाएगा। फिर हार्ट से ये आयोर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में जाएगा, बॉडी के अलग अलग भाग तक जाएगा। देखिए ये काम कैसे करता है, हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन को इनहेल किया या फिर वायु को हमने इनहेल किया नाक से, तो नाक से ये ट्रैकिया ब्रोंक्यूल्स के थ्रू होते हुए कहाँ पे आ जाता है? एल्वियोलाई में आ जाता है। एल्वियोलाई क्या होता है? छोटी छोटी गोल गोल सी थैलियां ही होती है, जिसमें क्या होता है? कैपिलरीज होती है, इसकी दीवारों पे बहुत सारी कैपिलरीज होती है, और यहीं से गैस का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई से। तो क्या होता है, यहाँ कैपिलरीज होती है बहुत सारी, यहाँ से ऑक्सीजन आता है, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में मिल जाती है, और ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होता है। ओके, आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? इस ऑक्सीजन को अपने से बांध लेता है और क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही हमारे सेल तक जाता है, वहां पे ये ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ बांध लेता है और उसको लेके आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लंग में आया, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में क्या है? कैपिलरीज है, उसके थ्रू ये ब्लड में मिल गया ऑक्सीजन,
और फिर ये पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आया, हार्ट ने पंप किया, बाकी जगह पे गया, बाकी जगह पे ऑक्सीजन पहुंचाया, वहां से इसने कार्बन डाइऑक्साइड को उठाया, फिर ये हार्ट में आया, हार्ट से फिर ये लंग में गया और लंग से फिर वो एल्वुलाई में गया, एल्वुलाई से फिर इसने कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग को दे दिया और वहां से ऑक्सीजन उठा के फिर से वापस ये साइकिल शुरू हो गई। ये पूछा है इसने कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसको देता है, तो एल्वुलाई को देता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ml ऑफ एसिड इन 120 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। काफी आसान सा क्वेश्चन है, क्लास 9 से लिया गया। हमें निकालना है इसका कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, आयतन के सापेक्ष इसकी सांद्रता बतानी है। आयतन के सापेक्ष इसकी सांद्रता कैसे निकालते हैं, तो जो उसमें हम घोल रहे हैं विलय, विलय की मात्रा अपॉन टोटल विलयन की मात्रा, जो उसमें घोल रहे हैं उसकी मात्रा अपॉन टोटल जो सॉल्यूशन है उसकी मात्रा, सॉल्यूबल अपॉन टोटल सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूबल कितना है 40 ml, 40 ml ही तो घोल रहे हैं उसमें, और टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 120 ml तो वाटर है और साथ में ये भी तो घुलेगा उसमें, तो 40 ये भी हो जाएगा, यानी 160 ये हो गया 160। इसने बोला परसेंटेज बताओ, परसेंटेज के लिए 100 लगा दो, ठीक, 10 से 10 हो गया, 4 से काट लेते, 4 चौक 16 और ये 10 बार में गया, फिर 4 से कट जाए 5 और 5, ये कितना आ गया 25। 25% इसकी कंसेंट्रेशन, इसकी सांद्रता कितनी है 25%, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म इन विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। रिफ्लेक्स आर्क कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रिफ्लेक्स आर्क जिसके द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल किए जाते हैं, कहाँ पे होता है ये, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, थ्योरी क्लासेस में आपको अच्छे से समझाया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएटेड लीव्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। निम्नलिखित में से किस पौधे में बहुरंगी पत्तियां पाई जाती है। बहुरंगी पत्ती, देखिए इस प्रकार की पत्तियां आपने देखा भी होगा, इस टाइप का प्लांट जिसकी पत्तियां अलग अलग कलर की होती है, मतलब एक कलर की ना होकर उनमें अलग अलग धब्बे टाइप के होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है वेरिएटेड लीव्स या फिर बहुरंगी पत्तियां। तो देखिए ऑप्शन काफी इजी है इसमें, देखिए केले की पत्तियां तो सिंपल कलर की होती है तो ये नहीं होगा, नीम की पत्ती भी सिंपल कलर की होती है, और जो गुलाब होता है उसकी पत्ती भी सिंपल ग्रीन कलर की होती है, लेकिन क्रोटॉन जो अभी मैंने आपको फोटो दिखाया यही क्रोटॉन है, इस पे धब्बे अलग अलग कलर हैं, तो यही हमारा राइट आंसर है क्रोटॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ नेफ्थलीन ऑन अ स्पैटुला गिव्स अस। जब हम नेफ्थलीन को स्पैटुला में जलाते हैं तो ये किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है। तो नेफ्थलीन भी एक प्रकार का सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, जो सब्लिमेशन करता है उसका एग्जाम्पल नेफ्थलीन भी है। नेफ्थलीन भी सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है, लेकिन हम नेफ्थलीन को क्या करें, स्पैटुला में जला रहे हैं, तो जब ये इसको जलाते हैं तो किस प्रकार की लौ उत्पन्न करता है, येलो कलर की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, अच्छा कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो ये किस प्रकार की लौ उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट ऑफ जाइलम टिश्यू फॉर्म इंटरकनेक्टेड वाटर कंडक्टिंग चैनल। जाइलम ऊतक में कौन से तत्व आपस में जुड़े हुए जल संचालन चैनल बनाते हैं। तो जाइलम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे से, देखिए जाइलम ये होता है, अब इसमें क्या होता है, इंटरकनेक्टेड चैनल होते हैं दो, एक होता है ट्रैकिड और एक होता है वेसल्स। ये देखिए ये बड़ा वाला होता है वेसल्स और जो साइड में होता है ये होता है ट्रैकिड। ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, इस टाइप से जुड़े होते हैं, और जाइलम का काम क्या है, जल को ले जाना, तो इन्हीं के थ्रू जल जाता है, जो ये कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है, इन्हीं के थ्रू जल जड़ से लेके पत्तियों तक या फिर जो प्लांट है उसके अनेक पार्ट तक इसी के थ्रू पहुंचता है, वेसल्स और ट्रैकिड्स के थ्रू। ओके, ये पूछा गया कि इंटरकनेक्टेड वाटर कंडक्टिंग चैनल क्या होते हैं, तो वेसल्स होते हैं और ट्रैकिड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ध्वनि की गूंज उसके उत्पन्न होने के 5 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है। गूंज उत्पन्न करने वाले पहाड़ की ध्वनि के स्रोत से दूरी कितनी है। ये कोई पहाड़ है, यहाँ कोई ध्वनि का स्रोत है, तो यहाँ से एको मतलब होता क्या है, यहाँ से ध्वनि गया ट्रैवल करके फिर टकरा के वहां से वापस आया, इसको बोलते हैं एको। ओके, अब ये पूछ रहा है कि इसकी डिस्टेंस बताओ, जो स्रोत है और जो पहाड़ है उसके बीच की डिस्टेंस बताओ। तो काफी आसान है, देखिए कैसे करेंगे। इसने बोला कि ध्वनि की गूंज हमें जो एको है 5 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है, 5 सेकंड में इसको सुनाई दे रहा है,
और इसकी स्पीड कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब देखिए हमें टाइम दे रखा है और स्पीड भी दे रखा है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी d इज इक्वल टू एस इंटू टी। एस कितना, स्पीड कितना है इसका 340 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम कितना दे रखा है 5। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, 5 चौको 20, 5 या 15 और 2 17, इतना आ गया 1700 मीटर। 1700 मीटर आ गया। लेकिन ये 1700 मीटर पता है क्या है, कि जो ध्वनि इधर से गया ये भी कवर, और उधर से आया टकरा के वापस आया, पूरा 1700 है, यानी कि जाने और आने टोटल दूरी कवर कर रहा है ये। तो हमें तो बीच की दूरी बतानी, ये टोटल दूरी थोड़ी ना बतानी, तो इसमें हम 2 का डिवाइड कर देते, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16 और 5 850 मीटर, 850 मीटर, 850 मीटर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 0.85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच द फॉलोइंग रीजन आर द कोरल रीफ नॉट फाउंड। कोरल रीफ मैंने आपको अच्छे से करवाया है एनवायरनमेंट में, और ये भी बताया कहाँ कहाँ पाया जाता है वर्ल्ड में और इंडिया में। तो देखिए लक्षद्वीप में तो पाया जाता है, लक्षद्वीप आर्किपेलागो में पाया जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी पाया जाता है, मन्नार में भी पाया जाता है, लेकिन गल्फ ऑफ कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता है। कैम्बे की खाड़ी में कोरल रीफ नहीं पाया जाता, और ये हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड नॉट डिपेंड। पूछा गया है कि वाष्पोत्सर्जन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है। वाष्पोत्सर्जन की दर किस पर निर्भर नहीं करती, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर पे तो करती है। आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे उसमें भाप बनने की दर उतनी अधिक हो जाएगी, है ना, इवेपोरेशन की दर उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो ये तो हमारा गलत हो गया। हमें बताना है कि जो डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा देखिए, इट्स सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर, सरफेस एरिया पे करता है। अब देखिए एक लिक्विड है, वो इतने पे गिरा हुआ है, लेकिन जब आप पोछा लगा देते हो इस पे या कपड़े से उसको फैला देते हो, इतना बड़ा हो गया, तो ये जल्दी सूख जाता है, जल्दी सूख जाता है ना लिक्विड को हम अगर फैला दें। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने उसके सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है, इवेपोरेशन की दर बढ़ जाती है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी, इट मास, क्या मास पे डिपेंड करती है इवेपोरेशन की दर, तो मास पे नहीं करती है। उसका मास कितना भी हो, उसका द्रव्यमान कितना भी हो, इवेपोरेशन की दर वही रहेगी। और यही बताना है कि इस पर डिपेंड नहीं करती, तो मास पे नहीं करती, यही हमारा राइट आंसर होगा। ह्यूमिडिटी पे करती है, हाँ बिल्कुल ह्यूमिडिटी पे करती है। जितनी ज्यादा आर्द्रता होगी, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, उतना कम होगा इवेपोरेशन की दर। इसलिए हमें ह्यूमिड जो मौसम होता है उसमें हमें ज्यादा पसीना आता है हमको, क्योंकि इवेपोरेशन होता नहीं है उस टाइम पे, तो पसीना हमें कुछ ज्यादा आता रहता है, वो बॉडी पे हमें दिखाई पड़ता है। और नॉर्मली जैसे गर्मियां है तो उसमें क्या होता है, पसीना आता है लेकिन वो इवेपोरेट होके उड़ जाता है, तो दिखाई नहीं देता। लेकिन जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहां पे हमें पसीना बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव स्मूथ मसल। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में चिकनी मांसपेशियां नहीं होती है। मसल्स के टाइप मैंने आपको करवाया हुआ अच्छे से, स्मूथ मसल्स, स्केलेटन मसल्स, ये सब मैंने आपको करवाया। तो देखिए यूट्रस में स्मूथ मसल पाया जाता है, ठीक है, आइरिस में भी पाया जाता है, ब्रोंकाई ऑफ लंग इनमें भी पाया जाता है स्मूथ मसल। लेकिन जो बाइसेप्स होते हैं यहाँ पे स्केलेटल मसल पाया जाता है, स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बाइसेप। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।